जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। और ये मरी की रुदाद अभी ख़त्म नहीं हुई। मरी के जो और लोकल लोग भी थे, उनका भी मेरे ख़्याल से ज़िक्र करना ज़रूरी होगा। अफ़सरों का तो मैंने ज़िक्र कर दिया। देखिए वहाँ के एमएनए शाहिद खाकान अब्बासी, जो अब नेशनल लेवल के पॉलिटिशियन है, प्राइम मिनिस्टर भी रह गए हैं, वो वहाँ के एमएनए थे उस वक़्त भी। और मेरी उनसे उस वक़्त से बहुत अच्छी सलाम दुआ हुई और फिर दोस्ती भी हुई। और उनके बारे में अब मैं आपको ये ज़रूर बता दूँ कि शाहिद खाकान अब्बासी वो इंतहाई अपराइट किस्म की शख्सियत है। उन्होंने मेरे उस पूरे टेन्योर में एक बार भी मुझे कोई काम नहीं कहा कि फलाने की ट्रांसफर कर दो या पोस्टिंग कर दो। एक दो बार जेन्युइन चीजों के ऊपर, कोई लैंडस्लाइड या इस तरह की कुछ चीजें अलर्ट करने के लिए उन्होंने एक दो बार फोन किया होगा। और कभी एक दो बार अगर उन्होंने मुझे फोन भी किया तो उन्होंने मुझे ये बाद में फोन करके कहा, क्योंकि उन्होंने कहा जी मेरे पास ही लोग बैठे थे, इसलिए मैंने उनको दिखाने के लिए आपको फोन कर दिया है। आप बिल्कुल मेरिट्स के ऊपर काम करें, मैं बिल्कुल आपको इसके बारे में नहीं कहूंगा। तो उस जमाने से मैं शायद खाकान अब्बासी की न सिर्फ बहुत इज्जत करता हूं, बल्कि मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के कॉम्पिटेंट तरीन पॉलिटिशियंस में जो उन्होंने प्रूव किया जब वो प्राइम मिनिस्टर बने, तो कि वो जब प्राइम मिनिस्टर बने तो वो आपको इल्म में होगा कि उन्होंने एक बहुत ही मुश्किल हालात में कुर्सी संभाली। और ये ओहदा संभाला कि जब प्राइम मिनिस्टर जो नवाज शरीफ थे, उनको नाअहल करार दे दिया गया और पूरी इस्टेब्लिशमेंट और मीडिया और ये वो इनके खिलाफ थे। लेकिन उन्होंने एक बहुत ही इफेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस चलाया। और मुझे तो ये भी लोगों ने बताया कि जब वो गए वहां से अपना काम खत्म करके, तो एक भी फाइल वो छोड़ के नहीं गए। खुद ही वो ड्राइव करके भी आते थे। एक्सेसिव प्रोटोकॉल उन्होंने कोई नहीं लिया, जो बाकी हमारे पॉलिटिशियंस के तरीकाकार होते हैं वो उन्होंने नहीं अपनाए। फिर आपको याद होगा कि जब मुशर्रफ का कू हुआ, ये भी जेल में रहे काफी देर, फिर ये निकले, फिर उसके बाद इन्होंने कुछ अरसे के लिए सियासत से दूर हुए, तो उन्होंने ये एयरलाइन खड़ी कर दी अपने एक और पार्टनर के साथ। अब देखिए कितनी ये बात है कि पूरा इंस्टीट्यूशन बनाना, एक कामयाब बिजनेसमैन भी होना, बिकॉज उनमें ये सलाहियतें बदरजा अतुम मौजूद हैं। और ये उन्होंने साबित किया। अब अफसोस की ये बात है कि पीएमएलएन से उनकी दूरी हो गई है, जो एक पार्टी में वो काम आ सकते थे। उन्होंने अब नई पार्टी बनाई है। अब अल्लाह करे कि उनकी पार्टी को कभी कामयाबी हो, लेकिन वो बड़ा लंबा प्रोसेस होगा, इतना आसान नहीं होगा। तो बहरहाल एक कॉम्पिटेंट सियासतदान से गवर्नेंस बेहतर हो सकती थी। एमपीए जो हमारे थे वो राजा अशफाक सरवर थे, वो जरा और रवायती किस्म के पॉलिटिशियन थे। बहरहाल वी वाज वेरी नाइस टू मी। उनके भाई सरदार अतीक जो है, उनसे मेरी अभी भी बातचीत होती है। और उनसे भी बल्कि वो तकरीबन यंग ही थे और मेरे एज ग्रुप में ही थोड़े से मुझसे बड़े होंगे। तो अशफाक सरवर साहब वजीर जंगलात भी रहे हुए हैं। और वो भी अपनी खुली कचहरियां लगाते थे। वो भी ज्यादा इंटरफेयर नहीं करते थे, टू बी ऑनेस्ट। मतलब जैसे कि मैंने आपको पिछला अपना गुजरावाला जिले का जो एक्सपीरियंस था, वजीराबाद का, वो बताया था, यहाँ पे थोड़े से हालात उससे मुख्तलिफ थे। फिर वहां पे एक बाद में एक मेयर भी बने, राजा दफ्तर अब्बासी। वो भी मेरे अच्छी उनसे सलाम दुआ और दोस्ती हो गई थी। वो उनका एक दो रेस्टोरेंट्स भी, रेड अनियन, पता नहीं आपने देखा होगा, माल रोड पे। मेरी बहुत सालों से उनसे मुलाकात नहीं हुई। एक दो बार फोन पे बात हुई थी, या कभी कोई कोई मुझे उनका सलाम भेज देता है, मैं भी उनको वालेकुम सलाम भेज देता, भी जाऊंगा तो उनको मिलूंगा। वो भी बहुत ही अच्छी नेचर के। बाकी मरी वालों के मुकाबले में उनका रवैया काफी फर्क था। इन द सेंस कि बाकी मरे वाले थोड़े से, जैसे मैंने बताया कि बाशऊर भी हैं, कानून का भी पता है, तो थोड़े से असर्टिव भी हैं, कभी कभी अग्रेसिव भी हो जाते हैं। तो दफ्तर अब्बासी का ये था कि वो बड़े प्रोफेशनल अंदाज में कंडक्ट करते थे। बाद में वो बल्दिया में भी आए और बल्दिया के वो चेयरमैन लग गए थे इलेक्शंस के बाद। तो उस वक्त भी उनका बड़ा अच्छा बर्ताव था बाकी लोगों के साथ भी और ब्यूरोक्रेसी के साथ भी। और इस तरह और भी बहुत सारे लोग हैं। मेरा जो स्टाफ था उनमें खुर्शीद अब्बासी, एक बल्दिया में बड़े पुराने में, वो फौत हो चुके हैं। उसका भाई शाहिद, वो भी बल्दिया में थे। ये दोनों बड़े इफेक्टिव किस्म के लोकल अफसरान थे। और जैसे वो एसिड से एक तरह से कि दे न्यू हाउ टू गेट थिंग्स डन, इधर से उधर से। और आपको पता है कि वहां पर मैंने आपको पहले भी अर्ज की थी कि वीवीआईपी मैनेजमेंट भी एक बहुत लंबा चौड़ा काम होता है, जो कि हमा वक्त आपको ये करना पड़ता है। तो आपको ऐसा स्टाफ चाहिए होता है कि जो फिर वजीरों को और मुशीरों को और बातदबीरों को राम कर सके और राजी रख सकते। एक शख्स मेरे लिए तो सभी को जाकर अटेंड करना तकरीबन मुमकिन नहीं होता था। लेकिन मैं आपको एक मजे की बात ये भी बताऊं कि बहुत सारे जो बड़े बड़े लोग भी आते थे, तो उनकी तवक्कुआत भी अजीबो गरीब होते थे। वो समझते थे कि असिस्टेंट कमिश्नर या सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट या एडमिनिस्ट्रेटर जो बल्दिया, उसके डिस्पोजल में कोई
गाड़ियों का फ्लीट है। वो कहते थे जी हमने अब जाना है रावलपिंडी, कल 3 गाड़ियाँ चाहिए हमें और ये चाहिए और वो चाहिए, 10 कमरे चाहिए होटल में। मैं हैरान हो जाता था कि भाई आप क्या समझ रहे हैं कि यहाँ पर मतलब एक एसी की अपनी गाड़ी होती थी, 1-2 मेरे अमले की गाड़ियाँ, तहसीलदार की, मैजिस्ट्रेट्स की अपनी होती थी, या एडमिनिस्ट्रेटिव बल्दिया की भी जीप थी, वो बड़े पुराने ज़माने की थी। आई थिंक बाद में उसको शायद अपडेट भी किया था। तो वो मैंने दी भी थी गालिबन मैजिस्ट्रेट को या किसी को दी हुई थी कि वो उसको इस्तेमाल करे, उनके पास नहीं थी उस वक़्त गाड़ी। तो वो उनकी ये तवक्को थी कि आप वो सारा कुछ अब देखें, ये जो बंदोबस्त करना होता है ना कोट अनकोट, इसका ये एक यूफेमिज्म होता है, ये कोड वर्ड होता है कि जाके आप लोगों से निकलवा लें। किसी की गाड़ी कब्जे में कर लें या किसी से माँग लें, आप किसी से फ़ेवर माँगेंगे, वो आपसे फ़ेवर माँगेगा। आप किसी से होटल का कमरा मुफ्त में बुक कराएँगे, वो आपसे फ़ेवर माँगेगा कि जी मुझे पानी के बिल में छूट दे दो, मैंने एक मंज़िल और तामीर करनी है, मेरी इंस्पेक्शन होनी है, मुझे फ़ाइन लगा है, मैं वो कम करवा दूँ। मतलब इट्स अ ये सिस्टम ऐसा है कि ये आपको फिर गलत कारियाँ उसमें फँस जाते हैं। अब उसको अवॉइड करना, उसको मैनेज करना भी एक पूरा हेडेक होती थी। और ये भी बताऊँ कि वहाँ पे मरी आर्ट्स काउंसिल भी था पूरा, आपको पता है लाहौर में एक आर्ट्स काउंसिल है, रावलपिंडी में है, गालिबन फैसलाबाद में है और मुल्तान में है और मरी में एक अलग से था। लाखों टूरिस्ट वहाँ पे मतलब मार्च अप्रैल से स्टार्ट होते हैं और पूरा साल ही चलता रहता है। सर्दियों के सीज़न के बाद और वहाँ पे प्लेज़ भी स्टेज होते थे, म्यूज़िकल कॉन्सर्ट्स भी होते थे। तो वहाँ पे ये भी एक एक एक्सपेक्टेशन होती है कि जी फ्री पासेस भी दिलवा दें। तो लोग कहते थे ड्रामे के पास दिलवा दें, मतलब इस तरह की टोल टैक्स फ्री दे दें, ड्रामे का पास दे दें। अच्छा, अपने जानने वाले भी यही तवक्को करते थे, अफ़सरान बाला तो करते हैं या बड़े-बड़े लोग जो सियासतदान या अदलिया से या और इदारों से, उनकी भी ये तवक्कुआत होती हैं। लेकिन आपको ये बहुत ही केयरफुली ये ट्रेड करना पड़ता है। क्योंकि आप कि ये होता है, एक पूरी कोशिश होती है कि बिल्कुल गलत तरीका ना करें, आप एक्सट्रैक्टिव ना हो जाएँ, किसी को जाके छीन ना लें किसी का गवर्नमेंट के रेवेन्यू को, क्योंकि ये टिकटें-विकटें, टोल टैक्स सारा ये इट्स गवर्नमेंट रेवेन्यू, तो आप उसको नुकसान भी नहीं पहुँचा सकते। तो फिर ये एक बड़ा सीखने वाला मामला होता है कि आपको वक़्त के साथ ये आप सीखते हैं। तो आर्ट्स काउंसिल के जो डायरेक्टर थे वो शकील साहब थे, वो भी बड़े मनंजा-मनंज किस्म की शख्सियत थे। बल्कि मुझे याद है कि वहाँ पर जोका थिएटर जो है जिसकी मरहूम मदिया गौहर और उनके शौहर शाहिद नदीम, वो भी आकर उन्होंने एक अपना ड्रामा बल्कि कई ड्रामे लेकर आए थे जोका की, उन्होंने वहाँ पे परफॉर्मेंसेस दी, कई हफ्ते वो रहे वहाँ पर। और उनका मेरे ख्याल से शकील साहब के साथ कोई थोड़ा-सा फड्डा-वड्डा भी हुआ, वो भी हुआ, लेकिन वो भी एक बड़ी मेमोरेबल चीज़ है क्योंकि मैंने अपने ही उस टेन्योर में कोशिश की कि वहाँ पे चूँकि बिल्कुल टिपिकल किस्म के रवायती कमर्शियल प्लेस लगते थे, तो मैंने कहा जो स्ट्रीट थिएटर या ज़्यादा पुरमगज़ किस्म का एक थिएटर फॉर सोशल चेंज है, उसको भी वहाँ पर प्रेज़ेंट किया जाए। तो इस तरह की बहुत सारी आपको ये चीज़ें करने का काम करने का मौका मिलता है। एक शायद मैंने आपको पहले भी ज़िक्र ये कर चुका हूँ कि एक स्कूल कुछ पैसे वो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ़िस के पास से एक ग्रांट के पड़े हुए थे, जो कोई ग्रांट आई थी और वो उसका फिर वो वक़्त पे इस्तेमाल ना हो सकी, तो वो ग्रांट वगैरह वो लैप्सेबल नहीं थी और वो कुछ पैसे मौजूद थे। तो उसमें फिर मैंने घुरबन के पास एक कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया, लोकल लोगों को मैंने कहा जी कि यहाँ पर ज़मीन वो हम आपको दे देंगे जो कि स्टेट लैंड है। वो फिर हमने ढूँढी और उसका एक पार्सल ढूँढा, उसको एयरमार्क किया और उसमें हमने कहा कि हम आधे पैसे, ये पता नहीं कितने 10-20 लाख रुपए थे, मुझे एग्ज़ैक्ट भूल गया है। हमने कहा कि बाकी जो कंस्ट्रक्शन की और लेबर की वो फ्री दें कम्युनिटी, और आपके लिए यहाँ पे गर्ल्स का एक सेकेंडरी स्कूल बन जाएगा, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों। फिर वो उसको अप्रूव करवाया एजुकेशन डिपार्टमेंट से, उसका भी लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, वो हुआ। और फिर ये अच्छी बात हुई कि मुझे याद है कि व्हेन आई वाज़ लीविंग तो वो स्कूल तैयार हो गया था और अभी भी वो है मौजूद, मुझे ये पता लगा है। तो चलिए, एक कभी-कभी सोचता हूँ कि मैंने कुछ कॉन्क्रीट हासिल किया था कि नहीं किया था, या कोई सर्व भी किया लोगों को, तो ये शोबे में मैंने ज़रूर कर दिया अपनी तरफ से। पानी का सिस्टम, पानी की सफाई, तालाबों की सफाई, बहुत सारे हिफ़्ज़ाने सेहत के जो उसूल थे, पोल्यूशन जो कि नदियों में और दरिया में मुख्तलिफ बिज़नेसेस की तरफ से या मुख्तलिफ होटल्स की तरफ से या मुख्तलिफ बिल्डिंग्स की तरफ से, वहाँ पर भी काफ़ी रोकथाम और उसको भी स्ट्रीमलाइन किया। 100% तो वो नहीं हो सका क्योंकि 100% करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्टाफ, रिसोर्सेज़ और
टेक्निकल नो हाउ भी चाहिए होता है, क्योंकि वहाँ पे जो हमारे पास इंजीनियर्स भी थे, सब इंजीनियर लेवल के जो थे लोग, वो मेरे ख्याल से कि उनको वो उनकी बल्दिया की मैं बात करूँ, उनकी वो कॉम्पिटेंस उस लेवल की नहीं थी। फिर वो हमें और डिपार्टमेंट से या बुलवाने पड़ते थे बाहर से कि वो आकर तो मदद करें। और वो भी आपको पता है कि सरकार में हर काम जो है वो अच्छा खासा लंबा चौड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता था। तो बहरहाल ये थी चंद याददाश्तें। और अगली वीडियोस में मैं कुछ अमूमी तासुरात इन तमाम सालों के उनका जिक्र करूंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज।